नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे और उसके 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो चैप्टर होने वाला है, ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय। तो देखिए एनिमल्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो कौन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो नर्वस टिश्यू केवल प्रोवाइड करते हैं, दोनों प्रोवाइड करते हैं, मतलब नर्वस और मस्कुलर दोनों ही प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। तीसरा ऑप्शन नहीं दिया है, चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ दी अबव। तो देखिए केवल ना नर्वस करते हैं और ना ही केवल मस्कुलर करते हैं, दोनों दोनों मिलके करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। तो इन दोनों मिलके क्या करते हैं, बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं एनिमल्स में। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट डैश व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट डैश। तो देखिए जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं, तो ये टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। याद रखिएगा गस्टेटरी मतलब होता है टेस्ट डिटेक्ट करने वाले, और ऑल्फैक्टरी क्या डिटेक्ट करते हैं, तो ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोग को फिलहाल याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया एट द एंड ऑफ डैश। अब आपको बताना किसके एंड पे द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके एंड पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं वो सेट ऑफ हो जाते हैं रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। केमिकल का भी वहां पर रिलीज होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होता है किसके एंड पे, एक्सॉन के एंड पे चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, असर्शन दिया गया, रीजन दिया गया। असर्शन में कहा गया है नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो ब्रेन की फंक्शनल यूनिट याद रखिएगा क्या है, न्यूरॉन है। अब यहाँ पर बोला गया है कि नर्वस टिश्यू जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का बना होता है, नर्व सेल के ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का बना होता है। बात बिल्कुल सही है, तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में कहा गया इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये भी आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो नर्व सेल्स होते हैं या जो न्यूरॉन्स होते हैं क्या करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं, और किस फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में वो कंडक्ट करते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो ये दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन में कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज असर्शन। रीजन बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन। तो देखिए जब भी हम लोग सडन एक्शन की बात करते हैं, जो हम लोग के ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स हैं उसका जो रिस्पॉन्ड होता है बहुत क्विक होता है, तो ऐसे एक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सिक्स क्वेश्चन में कहा गया, सिक्स क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली, सच कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड। तो देखिए अभी हमने आपको बताया क्विक रिस्पॉन्स जब होगा, ठीक है, जब क्विक रिस्पॉन्स होता है तो जो मतलब जो प्रोसेस होगा उसको क्या कहा जाएगा, तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और इस पूरे आर्क को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी साइकिल है, इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में कहा गया है रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन डैश। तो देखिए रिफ्लेक्स आर्क जो होते हैं फॉर्म कहाँ पर होते हैं, ठीक है, ऑल्दो द इन्फॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनल इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचती है, ब्रेन में पहुंचती है। तो देखिए रिफ्लेक्स आर्क का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एट्थ क्वेश्चन को देखेंगे। एट्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी। तो देखिए पूरी बॉडी का जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेन कोऑर्डिनेटिंग मतलब जो मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है वो हमारी बॉडी में कौन करता है, ब्रेन करता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए असर्शन रीजन बेस्ड फिर से एक क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है और एक क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। बात बिल्कुल सही, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में दिया गया दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। तो मतलब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं बॉडी के हर पार्ट से और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये रीजन भी क्या है, इसमें बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें भी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, असर्शन और रीजन दोनों सही होंगे,
एक्सप्लेनेशन सही यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, 10th क्वेश्चन को देखेंगे। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय। देखिए, जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के बीच में, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कौन करता है? तो ये पीएनएस करता है। कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10th के बाद 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। तो देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर आप देखेंगे मेनली दो पार्ट है। पहला आपके पास देखने को मिल रहा है क्रेनियल नर्व्स है इसमें, और दूसरी स्पाइनल नर्व्स हैं। अब देखिए, क्रेनियल नर्व्स हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से अराइज करती हैं? तो ब्रेन से निकलती हैं। और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलेंगी? नाम से पता चल रहा है स्पाइनल, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, रमनदीप भगत का आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोग का नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, और सीधे आपको क्वेश्चन और आंसर बताते हैं जिससे आपका टाइम बच सके, और जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वहाँ पर एक्सप्लेन भी करते हैं। तो 12th पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में कहा गया, ब्रेन हैज डैश मेजर पार्ट्स और दी रीजन्स। तो ब्रेन में कितने मेजर पार्ट्स होते हैं, कितने रीजन्स होते हैं? तो 3 होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। तो ये बात तीनों याद रखिएगा कि 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो देखिए, जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का वो क्या होता है? तो वो होता है फोर ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन जो है हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, वो क्या है? फोर ब्रेन है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ डैश। तो देखिए, हम लोग को जो भूख लगती है या जो हम लोग का पेट भरा होता है, सब चीजें, इसका जो सेंसेशन होता है ये किस पार्ट से होता है? ब्रेन के किस पार्ट से होता है? तो ये होता है फोर ब्रेन से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इनवॉलंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग। अब देखिए, इनवॉलंटरी एक्शंस पहले समझ लीजिए क्या होते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे वॉमिटिंग हो गई, सलाइवेशन हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया, तो इसको हम लोग अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसको, ऐसे एक्शंस को क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। अब बोला गया इनवॉलंटरी एक्शन जो है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो वो मेडुला कंट्रोल करता है। और मेडुला कहाँ होता है? तो हाइंड ब्रेन में होता है। तो मेडुला इन दी हाइंड ब्रेन विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, कुछ बातें बताई गई, जैसे अगर आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आपको पेंसिल उठानी है, तो ये सब जो है ये किस हाइंड ब्रेन के कौन सा पार्ट जो है वो इसको रेगुलेट करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये करता है सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम का ये काम होता है। जब कोई इंसान कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले लेता है, अल्कोहल ले लेता है, तो आपने देखा होगा वो रोड पे सीधे नहीं चल पाता। तो सीधे नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब उसका असर कहाँ हो रहा है? सीधे सीधे सेरिबेलम पे हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। अभी हमने इनवॉलेंट्री एक्शन देखा था, अब कहा गया वॉलेंट्री एक्शन जो है, और बॉडी का पॉस्चर और बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट, जो हमको मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब ये बताना है कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है, जो ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर बताना है। तो देखिए, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्रेन का सेरिबेलम जो है वो इंपॉर्टेंट होता है वॉलेंट्री एक्शंस के लिए भी, और बॉडी का पोस्चर और बैलेंस बनाने के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई इंसान अल्कोहल ले लेता है तो उसका बैलेंस भी जो होता है वो बॉडी का खराब हो जाता है, अपने को बैलेंस नहीं कर पाता, गिरने लग जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स दी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? तो ये करता है वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, याद रखिएगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम क्रेनियम करेगा। फीमर क्या होता है? तो लॉन्गेस्ट बोन होती है या स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है, और स्टेप जो होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है, याद रखिएगा। और स्टेप्स कहाँ पर होती है? तो ये ईयर की बोन है, और जो फीमर है कहाँ की बोन है? तो थाई की बोन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 क्वेश्चन कह रहा है, मसल सेल हैव स्पेशल डैश। अब मसल सेल में ऐसा क्या होता है दैट चेंज बोथ देयर शेप, जिसकी वजह से शेप चेंज होता है, अरेंजमेंट चेंज होता है सेल में इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो मतलब जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन से आते हैं, तो उस तरीके से हमारे मसल्स में, मसल्स का शेप चेंज होता है, अरेंजमेंट जो सेल में होता है वो चेंज होता है। तो ऐसा मसल में कौन सी चीज होती है? मसल्स में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो मसल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स जो ये काम कर पाते हैं।
व्हेन सीड जर्मिनेट्स, देखिए जब सीड का जर्मिनेशन होता है, रूट गोज डैश एंड द स्टेम कम्स डैश इनटू द ईयर। तो रूट किधर की ओर जाता है, तो रूट डाउन की तरफ जाता है, और स्टेम किधर की ओर जाता है, तो स्टेम अप की तरफ जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21st क्वेश्चन में कहा गया प्लांट सेल चेंजेस शेप। अब देखिए एनिमल सेल में हमने देखा कि एनिमल जो है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, मसल्स में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती हैं। प्लांट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सेल जो होते हैं वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो स्वेलिंग होती है, उसमें श्रिंकिंग होती है जिसकी वजह से शेप चेंज हो पाता है। तो ऐसा क्या है प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में वाटर होता है, ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर होगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, गेन ऑफ वाटर होगा तो वो स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट क्लाइंब अप टू द अदर प्लांट और फेंसेस बाय द मींस ऑफ टेंड्रिल्स। तो देखिए टेंड्रिल्स आप लोग ने देखा हो, जैसे मान लीजिए ये आपका एक वायर है कोई, इसके ऊपर देखा होगा इस तरीके से टेंड्रिल्स आ जाती हैं, ठीक है। अब ये टेंड्रिल जो आ रही हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो आगे की ओर ग्रोथ करता रहता है, इस तरीके से टेंड्रिल्स बढ़ती रहती है। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए ये बात भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और यहाँ पर देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें कहा गया इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। तो देखिए दो तरीके के फोटोट्रॉफिक मूवमेंट की बात करी गई है। अब इसमें बताना है कि जो रूट्स में फोटोट्रॉफिक मूवमेंट होता है, जो लीव्स में होता है, वो किस तरीके का होता है। तो देखिए रूट्स में जो फोटोट्रॉफिक मूवमेंट है, ठीक है, बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट कहाँ पर होगा, तो ये लीव्स में होगा। लीव्स जो होती है वो किसकी तरफ बेंड होती हैं, तो लाइट की तरफ बेंड होती हैं। लेकिन जो रूट्स होते हैं, रूट्स किधर की ओर बेंड होते हैं, तो अवे फ्रॉम द लाइट बेंड होते हैं। तो पहले में आ जाएगा लीव्स, दूसरे में आ जाएगा रूट्स। तो शूट्स और रूट्स बोले तो ज्यादा सही रहेगा, तो शूट्स और रूट्स यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर लीव्स ना लिखें, बेटर क्या रहता है, शूट्स लिखा जाए। तो शूट्स एंड रूट्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज कॉल्ड। तो देखिए जो रिस्पॉन्स पुल ऑफ अर्थ का या जो ग्रेविटी का रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। क्या कहा जाएगा, इसको जियोट्रॉपिज्म कहा जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड ओव्यूल्स। देखिए पॉलन ट्यूब जो होती है उसका ग्रोथ जब ओव्यूल्स की तरफ होता है, तो ये किसका एक एग्जांपल है, तो ये केमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। 25 में जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट्स लाइट। तो देखिए जब ग्रोइंग प्लांट होता है, जब वो लाइट को डिटेक्ट करता है, अ हार्मोन कॉल्ड डैश इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। तो शूट की टिप पे एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है जो उसकी ग्रोथ को और बढ़ाता है, सेल की ग्रोथ को जो बढ़ाता है। ये कौन से हार्मोन की यहाँ बात हो रही है, ऑक्सिन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑक्सिन की बात हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अपार्ट फ्रॉम ऑक्सिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो स्टेम की ग्रोथ में ऑक्सिन तो हेल्प करता ही करता है, उसके साथ और कौन हेल्प करता है, तो यहाँ पर देखा जाए साइटोकाइनिन गलत है, इसका सही आंसर है जिबरलिन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट सेल डिवीजन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है, तो ये आपका साइटोकाइनिन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसी की वजह से जो होता है मतलब ये कह सकते हैं, एंड इज नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। कहाँ पर मेनली प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन हो रहा होता है, जैसे फ्रूट्स और सीड्स हैं, वहां पर मेनली साइटोकाइनिन प्रेजेंट देखने को आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। तो देखिए ग्रोथ को बढ़ाने का काम जिबरलिन भी करता है, एब्सिसिक एसिड भी करता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड तो नहीं, जिबरलिन और साइटोकाइनिन की अगर बात करी जाए तो ये क्या, जिबरलिन की बात करी जाए और ऑक्सिन की बात करी जाए तो ये मेनली क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। लेकिन साइटोकाइनिन जो है, ठीक है, ये आपका क्या कर रहा था, तो ये मतलब अभी आपने देखा था साइटोकाइनिन के बारे में, साइटोकाइनिन का भी हमने पूरा आपको बताया कि साइटोकाइनिन क्या कर रहा था, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, मतलब ग्रोथ को रोकने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बेटा सी इसमें सही है। 30th पे आते हैं, 30th क्वेश्चन में कहा गया व्हेन द लेवल ऑफ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इज लो। देखिए ग्रोथ हार्मोन का जब लेवल कम होगा, द डैश रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग द फैक्टर विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। तो देखिए जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम होता है
तो कौन ऐसा है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है? तो ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड आपको पता होगा थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, लेकिन किसकी प्रेजेंस की वजह से बना पाएगी? मतलब क्या चीज होनी चाहिए, किस चीज की नेसेसिटी होती है? आयोडीन। ठीक है, तो किसकी नेसेसिटी होती है? आयोडीन की कमी से आपको पता होगा एक डिजीज हो जाती है जिसको गोइटर कहा जाता है। ठीक है, और इसी आयोडीन से क्या बनता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, जो कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड बनाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन का, फैट का, तो इन सब का मेटाबॉलिज्म जो है वो कौन रेगुलेट करता है, कौन सा ग्लैंड रेगुलेट करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये करता है थायरोक्सिन ग्लैंड। ठीक है, और जिसकी वजह से बॉडी का जो ग्रोथ होती है वो बैलेंस्ड वे में हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 33rd में कहा गया इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन अवर डाइट। तो देखिए, अगर आयोडीन डेफिशिएंट होगा, हमारी डाइट में आयोडीन की कमी होगी, तो आपको पता है थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्रिएट नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा। ठीक है, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाएगी जिसको क्या कहा जाएगा? गोइटर कहा जाएगा। ठीक है, आप लोग ने गला देखा होगा, गला सूज जाता है, सूजन आ जाती है गले में, उसी को कहते हैं क्या? गोइटर। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, याद रखिएगा। अनीमिया आयरन की या फोलिक एसिड की कमी से होती है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होती है। तो ये सारी डिजीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द डैश। तो देखिए, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करने का काम कौन करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर बिकॉज ऑफ दिस। देखिए, आप लोग ने देखा होगा प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, कई सारी ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, मेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? तो फीमेल में ओस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है, और मेल में पूछा गया मेल में किसकी वजह से होता है? तो मेल में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो ये कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 36 में, नेम दी हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। अब देखिए, पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है? तो ये है इंसुलिन। ठीक है, मेनली दो हार्मोन पैनक्रियाज रिलीज करते हैं, एक इंसुलिन होता है। ठीक है, इंसुलिन ब्लड के शुगर लेवल को रिड्यूस करता है, और यहाँ पर एक होता है ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लूकेगॉन होता है। इसका काम क्या होता है कि अगर मान लिया शुगर का लेवल बहुत कम हो जाए तो ये बढ़ाने का काम करता है शुगर को। ठीक है, तो इंसुलिन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। 37 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। बताना है प्लांट हार्मोन इसमें कौन सा है? तो इंसुलिन आपको पता है एनिमल है। ठीक है, थायरोक्सिन भी एनिमल हार्मोन है, ईस्ट्रोजन भी एनिमल हार्मोन है, साइटोकाइनिन जो है ये कैसा हार्मोन है? प्लांट हार्मोन है। ठीक है, और मेनली ये सेल डिवीजन में प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 38th क्वेश्चन में कहा गया द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ डैश। तो देखिए, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उस गैप को क्या कहा जाता है? ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको कहेंगे सिनैप्स। ठीक है, और इस गैप को सिनैप्टिक गैप भी कहा जाता है। 39th क्वेश्चन पे आते हैं, 39th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। अब देखिए, ब्रेन क्या क्या करता है? तो थिंकिंग, सोचने का काम करता है, बिल्कुल सही है। हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट कैसा मोशन है, मतलब किस तरीके का फंक्शन है? तो इनवॉलेंट्री एक्शन है। कैसा? इनवॉलेंट्री एक्शन है, याद रखिएगा। इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप से। बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ये भी सही है, सेरिबेलम कर रहा था, तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन करे, मतलब ब्रेन के सारे ही फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई दी पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। ये आप देखेंगे एनसीईआरटी के मिड में दिया गया है। वेयर द इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ एक्वायर्ड होती है? तो ये होती है डेंड्राइट्स में। कहाँ होती है? डेंड्राइट्स में होती है। आप लोग ने देखा होगा डेंड्राइट जो है ये न्यूरॉन का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? न्यूरॉन का पार्ट है। ठीक है, जो ऐसे ऐसे करके निकली होती हैं इस तरीके से, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में मतलब जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, ये कहाँ ट्रेवल होती है? तो ये एक्सॉन और सेल बॉडी में ट्रेवल होती है। कहाँ पर? एक्सॉन और सेल बॉडी में ट्रेवल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। वेयर दिस इम्पल्स, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, और ये कन्वर्जन कहाँ पर होता है? तो सिनैप्स में होता है। कहाँ पर होता है? सिनैप्स में होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। ट्रोट्रॉपिज्म, बिल्कुल 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 सही है।
ठीक है, तो सबको बहुत बेसिक सा, बिल्कुल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ, और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं ग्रेविटी। और क्योंकि ये ग्रेविटी है तो ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट होता है प्लांट का, तो उस टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है, उस टाइप के मूवमेंट को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जियोट्रॉपिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सबने बिल्कुल सही लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, जियोट्रॉपिज्म। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स इन पी प्लांट इज ड्यू टू effect of sunlight on tendrils facing the sun, effect of gravity on the part of tendrils and hanging down towards the earth, rapid cell division and elongation in tendrils cells that are away from the support, या डी, rapid cell division and elongation in tendril cell in contact with the support। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर आ गया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बिल्कुल सही आंसर है सबका। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारे पास सी। तो आप लोग को ये याद रखना है कि जो टेंड्रिल में जो हमने बताया था पी प्लांट या बहुत सारे आप पेड़ देखेंगे तो उसमें टेंड्रिल्स होती हैं। तो टेंड्रिल्स में जो मोशन हो रहा है, जो सर्कुलेशन क्रिएट होता है, वो टेंड्रिल्स में सर्कुलेशन किसकी वजह से क्रिएट होता है वो हमने आपको बताया भी था। तो इलॉन्गेशन होता है टेंड्रिल में, जो सेल्स होती हैं वो इलॉन्गेट करती हैं, लेकिन कौन सी सेल्स इलॉन्गेट करती हैं, जो सपोर्ट से दूर होती हैं, जो उस सपोर्ट से दूर होती हैं वो इलॉन्गेट करती हैं, जो और जो उस सपोर्ट के पास होती हैं वो इलॉन्गेट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है, और ये चीज़ कई सारे प्लांट्स में हो। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास है, द प्लांट हार्मोन which triggers the fall of mature leaves and fruits from the plant body is A auxin, B जिबरलिन, C एब्सिसिक एसिड, या D साइटोकाइनिन। तो एब्सिसिक एसिड हमने देखिए आप लोग को हार्मोन जब बताए थे, प्लांट के हार्मोन जब बताए थे, तो दो तरीके के हार्मोन आपको बताए थे हमने। एक बताया था ग्रोथ प्रमोटर और एक बताया था ग्रोथ इनहिबिटर। कोई बता सकता है एब्सिसिक एसिड ग्रोथ प्रमोटर होता है कि ग्रोथ इनहिबिटर होता है? जरा इस चीज़ को भी होता है, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड याद रखिएगा कि एब्सिसिक एसिड does not promotes growth and it inhibits growth, ये ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म इज, देखिए अभी एक क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल सेम वही ऑप्शन आ गया है। तो स्टिमुलस पूछा गया है, व्हाट इज दैट स्टिमुलस कॉल्ड इन केस ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब हमने बताया था, थिग्मो मीन्स टच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टच। तो इसका फोर्थ का आंसर क्या है, फोर्थ के आंसर में जब हम लोग देखते हैं तो थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है उसके लिए जो स्टिमुलस यूज होता है दैट इज टच। ग्रेविटी के लिए जो स्टिमुलस यूज होता है, या ग्रेविटी जब स्टिमुलस यूज होगा, ग्रेविटी एज अ स्टिमुलस यूज किसमें होता है, दैट इज जियोट्रोपिज्म। लाइट यूज होगा, दैट विल बी फोटोट्रोपिज्म। केमिकल यूज होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, केमोट्रोपिज्म बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है हमारे पास, क्वेश्चन फिफ्थ ये है, इसमें बोला गया है अ ग्रोइंग सीडलिंग इज केप्ट इन अ डार्क रूम, अ बर्निंग लैम्प इज प्लेस्ड नियर टू इट फॉर अ फ्यू डेज, द टॉप पार्ट ऑफ सीडलिंग बेंड्स टुवर्ड्स द बर्निंग कैंडल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमने पूरा एक्सप्लेन भी किया था आप लोग को। इसका एग्जाम्पल बताने की कोशिश करिए, व्हाट इज दिस केस, ये केस किसका है, किस एग्जाम्पल का केस है, केस ऑफ फोटोट्रोपिज्म। तो आप लोग को याद रखना है ये किसका केस है, दिस इज अ केस ऑफ फोटोट्रोपिज्म। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि क्योंकि बर्निंग कैंडल है, कैंडल जब बर्न होगी मतलब कैंडल जलेगी तो वो उससे कहीं ना कहीं लाइट निकलेगी। और हमने आप लोग को एक पूरा केस बताया था कि जिधर लाइट होती है उधर से डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, किसका, ऑक्सीजन का। मतलब जिस तरफ लाइट ज़्यादा होगी उस तरफ से जो ऑक्सीजन होगा वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, और डिफ्यूज़ होके वो दूसरे साइड में चला जाएगा, जिसकी वजह से बेंडिंग आ जाती है, और उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, उस फिनोमेना को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। आई होप इतनी बहुत अच्छे। तो वैदेही का सबसे पहले आंसर आया है, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 31। तो याद रखिएगा स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, ऐसी नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं और पूरी बॉडी तक ये जाती हैं, इसीलिए इनको स्पाइनल नर्व्स बोला जाता है। और इनकी मात्रा, इनकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब कितने पेयर में प्रेजेंट होती हैं, तो देयर आर 31 नंबर ऑफ पेयर्स इन स्पाइनल नर्व्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम बॉडी, किस तरीके से ट्रेवल करती है ये बताना है, मतलब व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ न्यूरॉन। आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डेंड्राइट, जो डेंड्राइट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है कोई भी इम्पल्स। डेंड्राइट के बाद आता है सेल बॉडी, मतलब आपको देखिए बताया था स्टार जैसा जो शेप होता है,
ठीक है, बीच में सेल प्रेजेंट होता है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये एक्सॉन होता है और उसके बाद ये एक्सॉन का टिप आता है जिसको एक्सॉन टिप बोलते हैं। तो जब आप सबसे पहले देखेंगे इससे कुछ धागे ऐसे निकले होते हैं, तो इसी को डेंड्राइट बोला जाता है। तो सबसे पहले जो सिग्नल होता है वो डेंड्राइट पे आता है, डेंड्राइट से इस पे पहुंचता है, दिस इज सेल बॉडी, तो सेल बॉडी पे पहुंचेगा, सेल बॉडी के बाद ये एक्सॉन पे पहुंचेगा और फिर किस पे आ जाएगा, ये एक्सॉन के एंड पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, इसका आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वाला। अगला क्वेश्चन है द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन। ये जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्या ये ब्रेन स्टेम में होते हैं, क्या ये सेरिब्रम, क्या ये सेरिबेलम, क्या ये डाइंसेफेलॉन। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर है डाइंसेफेलॉन। हमने आप लोग को बताया था डाइंसेफेलॉन किसका पार्ट होता है, तो डाइंसेफेलॉन जब आप देखेंगे तो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक सेरिब्रम था और दूसरा क्या था, डाइंसेफेलॉन था। और इस डाइंसेफेलॉन को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक था थैलेमस और दूसरा क्या था, हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बिल्कुल डाइंसेफेलॉन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है द गैप इन माइलिन शीथ बिटवीन द एडजेसेंट श्वान सेल्स इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है इसको, बिल्कुल नंबर 9 का आंसर देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोड ऑफ रैनवियर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग सब लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन 10 में बोला गया है न्यूरिलेमा सेल्स जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है। न्यूरिलेमा सेल ये एक नाम है, तो ये किस सेल का नाम है, तो ऑप्शन दिया हुआ है फोटोरिसेप्टर्स, ओडोंटोब्लास्ट, गैंग्लियंस या श्वान सेल्स। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्वान सेल्स। तो मैं बता देता हूँ फिर से, श्वान सेल्स को ही ग्लायल सेल बोलते हैं, इन्हीं को ही सोमा सेल्स बोलते हैं और इन्हीं का नाम क्या होता है, न्यूरिलेमा होता है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है। दिस इज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू, ड्वार्फिज्म किस वजह से होता है पूछा गया है। ए है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, बी है लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सी है लेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन या डी है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये हमने बताया भी था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इस सबका आ रहा है, लेस ग्रोथ हार्मोन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, लेस ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ड्वार्फिज्म को हिंदी में बौनापन कहते हैं। बौनापन कब हो जाता है, बौनापन तब हो जाएगा जब उस बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा, मतलब लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब इसमें देखिए एक और क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अगर यही ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता, मतलब एक्सेस सिक्रीशन हो जाता ग्रोथ हार्मोन का, तब कौन सी डिजीज़ होती, तब जो कंडीशन आती उसको क्या बोलते हैं, जरा इस चीज़ को सब लोग बताने की कोशिश करें। जाइगैंटिज्म, बिल्कुल ठीक है, दिस इज जाइगैंटिज्म। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी एट दी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ। इसमें बताना है जो हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो बॉडी में चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो किस वजह से आते हैं, किस हार्मोन की वजह से आते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, आप लोग बताने की कोशिश करिए। बिल्कुल शोभित का सबसे पहला आंसर आ गया है, वेरी गुड शोभित। इसका आंसर आ रहा है सबका सी, सी आंसर आ रहा है। इसका मतलब सी आंसर ही क्या है, करेक्ट है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन किस में होता है, टेस्टिस में होता है, मतलब ये मेल में होता है। मेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको टेस्टिस बोलते हैं और उसमें जो हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और यही हार्मोन, यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ड्रामेटिक चेंजेस, मतलब कई सारे चेंजेस बॉडी में लेके आता है, जिससे एक जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे करके उसके अंदर चीज़ों में डेवलपमेंट आने लग जाता है, उसकी बॉडी में ग्रोथ आने लग जाती है। तो उसको याद रखिएगा, दैट हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और अगर एक वुमेन के अंदर देखेंगे, एक गर्ल के अंदर देखेंगे तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको ओवरी कहते हैं। और वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, तो एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, जिससे उसकी बॉडी में ग्रोथ क्रिएट होता है। मतलब बॉडी में कई सारे फीचर्स ऐसे ऐसे नए डेवलप होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर्ड पूछा गया है। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड पेयर में नहीं होती है। तो जब आप एड्रीनल ग्लैंड देखेंगे, एड्रीनल ग्लैंड पेयर में होती है। टेस्टिस देखेंगे, टेस्टिस इज ऑल्सो इन पेयर में प्रेजेंट होती है। ओवरी देखेंगे तो ओवरी भी पेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो पेयर में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर से बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन क्या है, आंसर क्या है, इसका आंसर है सिनैप्स, या इसको सिनैप्स ना बोल के हम लोग सिनैप्टिक गैप भी बोल सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसको क्या बोल सकते हैं, इसको सिनैप्टिक
गैप बोल सकते हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, गलत है, दोनों एक ही चीज़ हैं। जैसे सिनेप्टिक गैप और सिनैप्स। सिनैप्स क्या होता है, पूरी कहानी बताई गई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी गई है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरल जॉइंट का कोई काम नहीं है, सिनैप्स क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स एट। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कहाँ कन्वर्ट होता है ये बताना है। ए है सेल बॉडी, बी है एक्सोनल एंड, सी है हमारे पास डेंड्राइटिक एंड, या डी है एक्सॉन। बिल्कुल ठीक, ये कंचन मिश्रा का फिर से बिल्कुल सही आंसर आ गया और सबसे पहला बिल्कुल बड़ा आंसर आया है, बहुत अच्छा सा। कई बच्चों का आंसर गलत आ रहा है यार, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें भी दिक्कत आ रही है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में जो कन्वर्जन होता है दैट अकर्स एट एक्सोनल एंड, ये एक्सोनल एंड पे होता है कन्वर्जन। इस चीज़ में क्यों पता, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं हमारे पास व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ए पार्ट है, सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। बी पार्ट है, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। सी पार्ट है, मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड। या डी पार्ट है, द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ए एंड डी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि सडन एक्शन जो होते हैं वो रिस्पॉन्स, जब रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स होता है सडन एक्शन का, और उस एक्शन को क्या बोला जाता है, उस एक्शन को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। और उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है वो ये है, डी ऑप्शन है, क्योंकि जो पाथ ट्रेवल किया जाता है उन सिग्नल्स के द्वारा, उस पाथ को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ और समझनी है कि ये दोनों स्टेटमेंट क्यों गलत हैं, ये भी पता होना चाहिए। इस स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये काम मोटर न्यूरॉन करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी पार्ट में लिखा हुआ है मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड, ये भी गलत है, क्योंकि ये काम कौन करता है, ये काम सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज ड्यू टू, ये किस वजह से होता है, जरा सब लोग बताने की कोशिश करें। हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म या फोटोट्रोपिज्म। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर इज केमोट्रोपिज्म। अभी हमने बताया था, आप लोग ने एक डायग्राम भी देखा होगा कि जो हमारा पॉलन ट्यूब होता है वो किसकी तरफ मूव करता है, वो जाता है ओव्यूल की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो पाता है, जिसकी वजह से फ्लावर जनरेट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केमोट्रोपिज्म। स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या होती है, इस चीज़ को बताने की सब लोग कोशिश करें। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ए ऑप्शन है लिवर, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी, सी ऑप्शन है एड्रीनल, या डी ऑप्शन है ब्रेन। क्या है, द आंसर इज पीनियल ग्लैंड। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर क्या रहता है, इसका आंसर रहेगा पीनियल ग्लैंड। इसका आंसर पिट्यूटरी नहीं रहेगा, इसका आंसर रहेगा पीनियल ग्लैंड। लेकिन अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात बोली जाए, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा लिवर। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट होती है पीनियल ग्लैंड और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होती है, वो होती है हमारी लिवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, आखिरी मतलब आज का आधा टॉपिक कंप्लीट हो गया। सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, इसमें मिसमैच्ड पेयर बताना है कौन सा है, एड्रीनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, एस्ट्रोजन ओवरी, या थायरॉक्सिन थायरॉयड ग्लैंड। ऑप्शन आंसर आ गया है, ठीक है, शुभ कि जो एड्रीनलिन होती है दैट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिसमैच्ड पेयर जब आप देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जो ओवरी से प्रोड्यूस होता है हार्मोन उसको एस्ट्रोजन कहते हैं, जो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है उसको थायरॉक्सिन कहते हैं। लेकिन एड्रीनलिन ग्लैंड से जो प्रोड्यूस होता है दैट इज जो एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है दैट इज एड्रीनलिन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिसमैच्ड पेयर हो जाएगा हमारे पास ए। बिल्कुल ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। हमारे ब्रेन से कितनी पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होती हैं।
मतलब एक तरीके से यहाँ से क्रेनियल नर्व्स के बारे में पूछा गया है, दैट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स वी हैव। हम लोग आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 12, बिल्कुल सही, सबका आंसर बिल्कुल सही आया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स आर दी पार्ट ऑफ, ये तीनों चीज़ें किसके पार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ये किसी का आंसर आ गया और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में हमने आप लोग को बताया था, हाइंड ब्रेन फिर से दो पार्ट्स में टूटता है, मतलब दो डिविजन्स होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 23 है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। प्लांट हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स, साइटो हार्मोन्स, मीजो हार्मोन्स या माइटो हार्मोन्स। क्या कहता होगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फाइटो हार्मोन्स। तो सब लोग याद रखिएगा कि प्लांट हार्मोन्स को क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स को कहा जाता है फाइटो हार्मोन्स। सभी बच्चों ने वैसे सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है द प्रोटेक्टिव एंड इंसुलेशन, द प्रोटेक्टिव एंड इंसुलेशन शीथ ऑफ माइलिन इज फाउंड अराउंड, किसके अराउंड पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सभी का आ गया, इसका आंसर है एक्सॉन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 25th क्वेश्चन क्या है। 25th क्वेश्चन है द वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द टू नर्व सेल इज कॉल्ड, जो दो नर्व सेल होती हैं उनके बीच की जो स्मॉलेस्ट गैप होती है, शायद वाला क्वेश्चन में रिपीट हो गया है या नहीं रिपीट हो गया है वो भी देखा जाएगा। तो उस गैप को क्या बोलते हैं, तो पहला ऑप्शन है माइलिन शीथ, दूसरा है रैनवियर्स नोड, तीसरा है सिनैप्स या डी ऑप्शन है इम्पल्स। बिल्कुल सही आया, उसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारे पास, ठीक, सिनैप्स, सिनैप्टिक गैप, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25th का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, दिस इज सिनैप्टिक गैप और सिनैप्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बेसिक सा ये भी क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज डैश, ये होता है 1350 ग्राम का, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बहुत बच्चे पहले आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पहले दिया है कोई बात नहीं, पहले दिया है, ठीक है। इन रिफ्लेक्स एक्शन डैश प्लेज नो रोल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डैश प्लेज नो रोल। ए ऑप्शन है ब्रेन, बी ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सी ऑप्शन है सेंसरी न्यूरॉन या डी ऑप्शन है मोटर न्यूरॉन। ठीक, ये आंसर है सबका, इसका आंसर है ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पे होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या है, द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है, ठीक है सर, इसका क्या है, बिल्कुल अगर एग्जैक्ट आंसर पे जाएंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमको मिलेगा ए, ठीक है। इसका आंसर बी, आप सी मत लगाइएगा, इसका आंसर क्या देखा जाएगा, इसका आंसर देखा जाएगा ए, कॉम्प्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज नहीं करता है। TSH है, थायरॉक्सिन है कि ACTH है या FS। आंसर क्या है, इसका आंसर है थायरॉक्सिन, क्योंकि थायरॉक्सिन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं रिलीज करती है। थायरॉक्सिन कौन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन इज रिलीज बाय थायरॉइड ग्लैंड। जो थायरॉइड ग्लैंड होती है गले में, इसका शेप जब आप देखेंगे तो एक बटरफ्लाई की तरह का होता है, ठीक है। तो जो ग्लैंड थायरॉक्सिन होती है, ये थायरॉइड ग्लैंड जो होती है, दैट प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन। लेकिन 30th क्या है, इसको देखते हैं। डायबिटीज़ इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, डायबिटीज़ किस वजह से होता है ये पूछा गया है। व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी, जिस वजह से डायबिटीज़ होता है, पूछा गया है। तो ए है वैसोप्रेसिन, बी है थायरॉक्सिन, सी ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीटोसिन या डी ऑप्शन है इंसुलिन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है हाइपोथायरॉयडिज्म रिजल्ट्स इन, हाइपोथायरॉयडिज्म किस चीज़ में रिजल्ट करेगा। ए ऑप्शन है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, बी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थायराइड, सी ऑप्शन है एक्सोथैल्मिक गोइटर या डी ऑप्शन है डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड। बिल्कुल सही है, श्रुति का आंसर सबसे पहला आ गया, बहुत अच्छे श्रुति, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हाइपोथायरॉयडिज्म आपको पता है, थायराइड एक बीमारी होती है जिसको गोइटर भी कहते हैं। तो इसको क्या ऑप्शन दिया जाएगा, इसका आंसर दिया जाएगा इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। मतलब इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कहीं ना कहीं हमारी इनलार्ज होने लग जाती है, जिसकी वजह से बॉडी का वेट जो होता है, बॉडी का वेट धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड रेगुलेट द लेवल ऑफ डैश इन ब्लड, किस चीज़ का लेवल को रेगुलेट करता है, हमको ये बताना है कौन सा हार्मोन है, पैराथायराइड ग्लैंड है। तो ए ऑप्शन है RBC एंड WBC, बी ऑप्शन है शुगर एंड फैट, सी ऑप्शन है कैल्शियम एंड फॉस्फेट
या डी ऑप्शन है प्रोटीन। बिल्कुल सही है 32 का सी। सुहाना का आंसर बहुत अच्छा आया है, सबसे पहला आंसर आया है। 32 का आंसर क्या है? 32 का आंसर है सी। बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट हैं कि 33rd क्वेश्चन हमारा क्या है? तो 33rd हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्यूमलेस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म, नेस्टिज्म, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म या निगेटिव ट्रॉपिज्म। यहाँ पे देखिए बोला गया है इन दी डायरेक्शन ऑफ स्ट्यूमलस, तो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है? स्ट्यूमलस की डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अपोजिट टू स्ट्यूमलस हो रहा होता तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निगेटिव ट्रॉपिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? When we touch the leaves of mimosa plant, we observe, क्या चीज़ ऑब्जर्व करी जाती है? पूछा गया है। फोटोनास्टी, थर्मोनास्टी, थिग्मोनास्टी या हाइड्रोनास्टी। बहुत बढ़िया, दिस इज थिग्मोनास्टी। मैं आप द फ्लावर्स ऑफ लोटस एंड सनफ्लावर ओपनिंग इन द मॉर्निंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोनास्टी, थर्मोनास्टी, फोटोनास्टी या ट्रॉपिक मूवमेंट। दिस इज फोटोनास्टी। अब देखिए आप लोग को ये चीज़ क्लियर, पे मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे फ्लावर जो था, जो फ्लावर है वो खुल रहा है। तो फ्लावर रात में क्या हुआ? फ्लावर रात में बंद हो गया, उसकी जो पेटल्स थी वो बंद हो गई, और जैसे ही सूरज निकला वो फिर से क्या हो गया? वो फिर से उसकी पेटल्स खुल गई। तो इस मोशन को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा फोटोनास्टी। मतलब लाइट की प्रेजेंस में एक मोशन हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है? फोटोनास्टी बोलते हैं। इसी तरीके से थिग्मोनास्टी है, इसी तरीके से थर्मोनास्टी है। थर्मोनास्टी का मतलब होता है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से अगर कोई चेंज आता है, कोई मोशन आता है, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे? प्लांट में थर्मोनास्टी बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी तो हमने कहा इसको क्लियर कर दिया जाए। क्वेश्चन 36 पे आते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो 36 क्वेश्चन हमारे पास है, ओपनिंग ऑफ क्रोकस एंड ट्यूलिप फ्लावर्स एट हाई टेम्परेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर है थर्मोनास्टी। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, थर्मोट्रॉपिज्म भी था और थर्मोनास्टी भी था, लेकिन आप लोग को ये समझ में ज़रूर आ गया होगा कि इसका आंसर थर्मोट्रॉपिज्म क्यों नहीं है, इसका आंसर थर्मोनास्टी क्यों है। तो थर्मोनास्टी इसलिए है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ एक छोटा सा मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो आंसर हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा? थर्मोनास्टी हो जाएगा। अगले मतलब एक नास्टिक मूवमेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं 37th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन 37 है, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड। ये हमने कई बार बताया है आप लोग को। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट? सर है एक्सॉन, जो सबसे लंबी डेंड्राइट होती है। समझिए इस चीज़ को, आपको डेंड्राइट और एक्सॉन जब दिया जाएगा तो इसमें ऑप्शन डेंड्राइट नहीं लगाना है, इसमें ऑप्शन लगाना है एक्सॉन। जो लॉन्गेस्ट फाइबर होती है वो सीधी होती है, ठीक है, और वो क्या होती है? वो एक्सॉन होती है, दैट इज नॉट डेंड्राइट। हाँ, एक्सॉन लिखा था, ठीक है, एक्सॉन लिखा था, बाद में डेंड्राइट कर दी। द 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आर ज्वाइंट बाय क्रेनियम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा या कॉर्पस कोलोजम। जरा इस चीज़ को बताएं। हमने बताया था आप लोग को 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, और इनको जो ज्वाइन करता है वो हमने कहा था कुछ फाइबर्स होते हैं। यहाँ कुछ फाइबर्स होते हैं जिसको ग्रे मैटर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये फाइबर्स क्या करते हैं? इनको ज्वाइन करते हैं। और जरा इसके बारे में कोई बताए, इसको क्या कहा जाता है? सबका आंसर आ गया है, सबका आंसर है कॉर्पस कोलोजम, और ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। मतलब जो फाइबर जो ज्वाइन करती हैं इन दोनों हेमिस्फीयर्स को, ये कौन सा हेमिस्फीयर होगा? जरा कोई बता सकता है? जो फर्स्ट है वो कौन सा हेमिस्फीयर है, और सेकंड जो है ये कौन सा हेमिस्फीयर है? फर्स्ट वाला राइट हेमिस्फीयर है या सेकंड वाला राइट हेमिस्फीयर है? जरा बताने की कोशिश करें। फर्स्ट इज राइट और सेकंड इज राइट। हाँ, ठीक ठीक ठीक, राइट फर्स्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट हेमिस्फीयर है वो हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा राइट हेमिस्फीयर है। आप लोग को थोड़ा सा इसको समझना है। बच्चे लेफ्ट में देखेंगे और इस पर लेफ्ट लगा देंगे, गलत हो जाएगा। ये राइट हेमिस्फीयर होता है और ये क्या होता है? ये हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्पस कोलोजम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन 39 में, द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है ये बताना है हमको। ए है क्रेनियम, बी है कॉर्पस कोलोजम, सी है पॉन्स रेडियोलाई, और डी है वर्टिब्रल कॉलम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मास्टर नेक फैज, सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। महिमा, आदित्य पाल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल सही है। द आंसर इज वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और इसके अंदर बताया था, इसके अंदर भी मेनिंजेस की लेयर्स होती हैं और उसके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कहीं ना कहीं इस स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से
प्रिवेंट करता है, मतलब शॉक से रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस से क्रिएट करता है। कौन? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का वर्टिब्रल कॉलम, या बोल सकते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आखिरी आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अवर लास्ट क्वेश्चन? तो आखिरी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज अवर लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ये हमारे पास आखिरी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अ पेशेंट experienced a sudden rise in body weight up to 5 kg within a couple of weeks. Disorder of which gland is related to this condition? मतलब अचानक से उसका वेट बढ़ गया। अब बताना है किसकी वजह से बढ़ा, किस कंडीशन की वजह से। तो एड्रीनल है, ठीक है, टेस्टिस, ओवरीज है, पैनक्रियाज है या थायराइड है। किस वजह से बढ़ा? बिल्कुल सही है, शोभित पांडे का आंसर सबसे पहला आया है वैसे, फिर निशांत का आंसर आया। बहुत अच्छे, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है थायराइड। और जो बीमारी थी उस इंसान को, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा गोइटर, और इसको हिंदी में घेंघा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन जनरेट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे करके गलने लग जाती है और वो एक्सपेंशन होने लग जाता है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, धीरे धीरे बॉडी का वेट जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, डिफिशियंसी ऑफ आयरन की वजह से थायरॉक्सिन जनरेट नहीं हो पाता है, थायरॉक्सिन स्टिमुलेट नहीं हो पाता, थायरॉक्सिन सिक्रीट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है नमक खाइए, आयोडाइज्ड नमक खाइए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स? तो रिसेप्टर्स को लेके कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है पूछा गया है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर जो दिया गया है टेस्ट डिटेक्ट करता है, ऑल्फैक्टरी स्मेल डिटेक्ट करता है। बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ऑडिटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। और ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी सब लोग बताएं। रिसेप्टर जो होता है गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करता है? गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है वो टेस्ट के लिए होता है। और अगर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर देखेंगे तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किसके लिए होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है स्मेल के लिए। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। पूछा गया है पॉस्चर और बैलेंस जो होता है बॉडी का वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या पॉन्स? बिल्कुल, तो इसका आंसर सभी को याद रखना है कि पॉस्चर और बैलेंस जो होता है बॉडी का वो कौन मेंटेन करके रखता है? सेरिबेलम मेंटेन करके रखता है। और जरा, ठीक है, इसको कहा जाता है लिटिल ब्रेन। बहुत अच्छी बात है। और ये भी सब लोग बताएं कि ये स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट करती है ये बताना है। सेरिब्रम, मेडुला, पॉन्स या सेरिबेलम, कहाँ से? मतलब बी हमारा क्या है? बी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट करती है? स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट करती है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी फिलहाल हमने, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है थायरॉक्सिन। सब लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है, उस थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उस हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन सिक्रीट करने में मदद कौन करता है? तो वो कौन करता है? आयोडीन। इसीलिए हमेशा हम लोग को नमक होता है, नमक से आयोडीन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन ज़्यादा जनरेट होता है। और थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है? थायरॉक्सिन का फंक्शन हम लोग की बॉडी में मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, मतलब बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन। और जिसको इस थायराइड की कमी हो, जिसको आयोडीन की कमी हो जाती है, उसकी यही थायराइड ग्लैंड जो होती है वो ख़राब होने लग जाती है, वो, ठीक है। तो सभी का आंसर आ रहा है बी। बी मतलब ये हुआ, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तो याद रखिएगा इंसुलिन ऐसा कोई काम नहीं करता, मतलब इंसुलिन कभी भी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाने में मदद नहीं करता है। इसके बाकी और जो फंक्शन दिए हैं उसको याद रखिएगा, बाकी जो काम दिए हैं, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम पैनक्रियाज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा देखेंगे, इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। तो याद रखिए ये भी इसका काम होता है, आपको पता ही होगा कि इंसुलिन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है। और इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज़। आपने बीमारी का नाम जरूर सुना होगा, डायबिटीज़, ठीक है। तो डायबिटीज़ बीमारी इसी इंसुलिन की कमी से हो जाती है। और इस इंसुलिन का मैंने आपको एक बार, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन, ए क्वेश्चन, ए पार्ट है प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल्स, बी पार्ट है टेम्परेचर ऑफ सेल्स, सी पार्ट है अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, या डी पार्ट है पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। है कि गार्ड सेल, याद रखिएगा कि गार्ड सेल क्या होता है? गार्ड सेल का काम क्या होता है? तो गार्ड सेल का काम होता है जो मतलब रेस्पिरेशन होता है, जो स्टोमेटा से रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स का, दैट इज़ डन बाय गार्ड सेल।
तब गार्ड सेल करते क्या हैं, तो गार्ड सेल क्या करते हैं, अपना मतलब उनके अंदर पानी स्टोर हो जाता है, मतलब वाटर स्टोर होने से क्या होता है कि गार्ड सेल जो होते हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और जब उनके अंदर स्वेलिंग आती है तो गार्ड सेल में एक छोटी सी स्पेस आती है जिसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। उस स्टोमेटल पोर से क्या होता है, जैसे मान लीजिए, हम बता देते हैं थोड़ा सा आप लोग को, जैसे मान लीजिए गार्ड सेल है, ठीक है, ये मान लेते हैं दो गार्ड सेल है, जैसे ये हमारे पास एक गार्ड सेल है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जब ये फूल गया तो क्या हो गया, बीच में एक स्पेस आ गई। इस बीच में स्पेस जो आ गई, इस बीच की स्पेस से क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक या एक्सटेक होता रहेगा, मतलब वो जो प्लांट होगा वो रेस्पिरेशन कर पाएगा। तो याद रखिएगा ये इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो गार्ड सेल किस वजह से काम करता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो अगले क्वेश्चन बोला गया है इनवॉलंटरी एक्शंस इन बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, इसका आंसर था लेकिन मेडुला था। तो मेडुला कहाँ होता है, मेडुला होता है हमारा हाइंड ब्रेन में, आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलंटरी फंक्शन एक्शन, ए है वॉमिटिंग, बी है सलाइवेशन, सी है हार्ट बीट, या डी है च्यूइंग। सही, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉमिटिंग एक वॉलंटरी, वॉमिटिंग कैसे अपने आप से हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको इनवॉलंटरी एक्शन बोलेंगे। सलाइवेशन मतलब सलाइवा का निकलना, तो सलाइवा का जनरेट होना बॉडी में या माउथ में, वो भी क्या होता है, वो भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है, उसको भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारा डायरेक्ट कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता। ऐसे ही हार्ट बीट भी क्या है, हार्ट बीट पे भी हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, लेकिन च्यूइंग, जो चौथा ऑप्शन च्यूइंग दिया है, इस पे हमारी बॉडी का मतलब हमारे माउथ का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, मतलब हम लोग का डायरेक्ट कंट्रोल है, इसलिए कैसा एक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगी सब लोग। अगले क्वेश्चन में बोला गया है डॉक्टर एडवाइज द पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज हिज ब्लड प्रेशर वॉज लो, हिज हार्ट वॉज बीटिंग स्लोली, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, हिज शुगर लेवल वॉज हाई। इंसुलिन का इंजेक्शन कब लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन डॉक्टर तब लेने को कहेगा जब उसका शुगर लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो उस शुगर लेवल को कम करने के लिए, कमलकांत 16 लिख रहे हैं, तो उस शुगर लेवल को कम करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसी प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसका नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो दो तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर होता है और एक लो ब्लड प्रेशर होता है। कल मैंने आपको एक और प्रेशर बताया था, ज़रा उसका सब लोग नाम लिख के दिखाएं कि वो कौन सा प्रेशर बताया था और वो कितना बताया था। सबको पता होगा हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर्सन का कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg होता है, 120 mm ऑफ Hg, Hg मतलब होता है मरकरी, ठीक है। तो 120 mm ऑफ Hg, दिस इज हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम लोग सिस्टोलिक भी कहते हैं। जरा सब लोग इसको लिखें, बिल्कुल पल्स प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पल्स प्रेशर आंसर आ रहा है सबका, 40, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो सबका आंसर आ रहा है पल्स रेट नहीं है विदुषी, पल्स रेट नहीं है, पल्स प्रेशर है, ठीक है। हमने कल सबको बताया भी था कि वो पल्स रेट नहीं था, ये क्या था, ये पल्स प्रेशर था। तो इसको सब लोग याद रखेंगे, दिस इज़ पल्स प्रेशर। क्या होता है, पल्स प्रेशर होता है, ठीक है। तो पल्स प्रेशर, इस चीज़ को सब लोग याद रखिएगा, दिस इज़ पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर सबको समझ में आ गया होगा कि पल्स प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg, और ये होता क्या है, दिस इज़, ये कुछ और नहीं होता, सिंपल सी चीज़ है। ये क्या होता है, ये होता है 120 माइनस 80, मतलब हाई ब्लड प्रेशर माइनस लो ब्लड प्रेशर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है लाइफ प्रोसेसेस को, ये बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम, बी ऑप्शन दिया है, आप लोग इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आ रहा है सबका, डी ऑप्शन मतलब नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम आ रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम आ रहा है। तो ये ऑप्शन क्या है इसका, सही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही है, इसका आंसर सही हो जाएगा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन में याद रखना है हमको कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन परफॉर्म करता है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं हमारे दो सिस्टम, जिसमें पहला सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है एंडोक्राइन। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड होता है ये बताना है कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होता है।
ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये डाईइंसेफेलॉन बताया है कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये लोकेट होते हैं डाईइंसेफेलॉन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वन ऑफ द एक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इसमें से कौन सा जवाब सही है, मतलब इसमें से कौन सा एक्शन ऐसा है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है, ये बताना है। क्वेश्चन चला गया, आ गया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है इनहिबिट्स पेरिस्टाल्सिस, दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, तीसरा है डायलेट्स ब्रोंकियोल्स, और चौथा है स्वेट सिक्रीशन। का आंसर बता देता हूँ अब। इसका आंसर जब आप देखेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने आपको बताया था ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और ये बताया था कि ये सब क्या करते हैं, जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनका रेट बढ़ाने में मदद करते हैं। मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का काम ये होता है दैट इट चेंजेस द रेट। ये क्या करता है, ये रेट को चेंज करता है। किसके रेट को चेंज करता है, हमारे जितने भी और मतलब अनकंट्रोल्ड या ये कह सकते हैं ऑटोमेटिक जो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका रेट कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें जब आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनहिबिट्स पेरिस्टाल्सिस, ये ऑप्शन गलत है। पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट होता है जिससे हमारा खाना फूड पाइप में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा खाना किधर जाता है, फूड पाइप से नीचे स्टमक तक पहुंचता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल आपने देखा होगा कि प्यूपिल मतलब हमारी आंख में एक पुतली होती है बिल्कुल ब्लैक कलर की, सभी की आई में एक प्यूपिल ज़रूर होगी और प्यूपिल बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है। जब आपको लाइट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जब आपको ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा कि प्यूपिल क्या होती है, प्यूपिल का काम क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको। आपने कई बार देखा होगा जब आप लोग गेम्स पीरियड से खेल के आते होंगे, धूप से आते होंगे और क्लास में अचानक से जाते होंगे तो क्लास में आपको सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता होगा, है कि नहीं। तो वो इस वजह से हुआ कि जो हम लोग उजाले में थे तो क्या हुआ, प्यूपिल हमारी छोटी हो गई। क्यों प्यूपिल छोटी आती, प्यूपिल का साइज़ इसलिए छोटा हो जाता है कि ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में अगर चली जाएगी तो आई की जो रेटिना होगी वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो आई है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है, मतलब ब्रेन से जो अटैच होती है, तो प्यूपिल क्या करती है, प्यूपिल अपना साइज़ को कम कर लेती है जिससे कम लाइट इंटर करे, ठीक है। तो उस लाइट को कम करने का काम कौन करता है, उस लाइट को कम कर रहा है हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो याद रखिएगा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल जो है वो फंक्शन है किसका, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। डायलेट्स ब्रोंकियोल्स इसका कोई काम नहीं है, स्वेट सिक्रीशन में भी इसका कोई काम नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो ये अगर सबको प्यूपिल भी, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ऑर्गन्स आर रेगुलेटेड बाय, अब बताना है ये तीन चीज़ें कौन रेगुलेट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना। मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमको वर्ड देखना था जिसका नाम था कार्डियक। कार्डियक इज रिलेटेड टू व्हाट, कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट। मतलब हार्ट रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, तो हार्ट रेट को रेगुलेट करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, ये दोनों चीज़ें आती हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ऑटोनॉमिक या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। पर ये किसी को नहीं आता होगा, देखिए कोई बता पाता है कि नहीं बता पाता। वेर्निक्स एरिया इज जनरली एसोसिएटेड विद, ब्रेन में एक पार्ट होता है, ठीक है। अभी हम एक पार्ट क्या दो पार्ट आपको बताएंगे। वेर्निक्स एरिया एक पार्ट होता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, साइट से, मोटर कोऑर्डिनेशन से, रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज से, या नन ऑफ द अबव। वैसे हम चलिए ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, इसका आंसर है सी, रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। याद रखिएगा जितनी भी बॉडी में हमारी मतलब चीज़ों को समझने की क्षमता होती है, जैसे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, आप कोई चीज़ समझ रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है हमारा, वो कर रहा है वेर्निक्स एरिया। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग वेर्निक्स एरिया कहते हैं और वो यही काम करता है। इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें। देखिए यहाँ पे दो तरीके के एरिया होते हैं, एक वेर्निक्स एरिया है जो यहाँ पे पाया जाता है और एक ब्रोका एरिया होता है जो यहाँ पे पाया जाता है,
ठीक है, इस जगह पे पाया जा रहा है ब्रोका एरिया। अब वेर्निक्स एरिया का काम क्या था? वेर्निक्स एरिया का काम ये था कि ये चीज़ों को समझ रहा था, क्या चीज़ बोली गई, क्या चीज़ लिखी गई, उसको समझने का काम कौन कर रहा था? वेर्निक्स एरिया कर रही थी। और ब्रोका एरिया का जब आप काम देखेंगे तो ब्रोका एरिया का काम ये होता है कि ये प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, मतलब बोलने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरीके के एरिया थे, इसको बस थोड़ा सा आप लोग को समझ लेना है, याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन बोला गया है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। इस चीज़ को क्या कहते हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है स्टिमुलस, बी ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन, सी ऑप्शन है रिस्पॉन्स, या डी ऑप्शन है हार्मोन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबका आंसर आ गया, बहुत अच्छे, सबका आंसर बिल्कुल सही आया। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है स्टिमुलस। बिल्कुल ठीक, स्टिमुलस भी कह सकते हैं, स्टिमुलाई भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। स्टिमुलस की अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी आपसे तो आपको यही डेफिनेशन लिख देनी है कि इसी को क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज, सेरिब्रम का मेन फंक्शन बताना है, क्या होता है? विजन एंड हियरिंग, बी ऑप्शन है हियरिंग, सी ऑप्शन है मेमोरी, या डी ऑप्शन है बैलेंसिंग। ये बता देता हूँ मैं। तो सेरिब्रम का काम याद रखिएगा, सेरिब्रम का काम क्या होता है? सेरिब्रम में मैंने आपको बताए थे 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स बताए थे मैंने आपको। पहला बताया था ऑसिपिटल लोब, एक बताया था पैराइटल लोब, एक टेम्पोरल लोब बताया था और एक और लोब बताया था। 4 तरीके के हमने आपको लोब बताए थे और कहा था सबके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, उसमें से यहाँ पे आपको कौन सा काम दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पे देखिए हियरिंग भी होता है, ऑसिपिटल लोब मतलब हियरिंग कौन करता है? तो टेम्पोरल लोब करता है। यहाँ पे जो आप देखेंगे विजन एंड हियरिंग, यही एक ऐसी चीज़ है जो सेरिब्रम के अंदर आती है, मतलब सेरिब्रम यही दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाँ, फ्रंटल लोब बताया था, बिल्कुल 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 फ्रंटल लोब था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। तो सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है? तो याद रखिएगा विजन एंड हियरिंग इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है ये बताना है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या मेडुला ऑब्लोंगेटा हूँ कि ब्रीदिंग पूछी गई थी। मैंने आपसे कहा ब्रीदिंग रेट नहीं पूछा गया था। अगर ब्रीदिंग रेट पूछा था तो आंसर होता ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। लेकिन ब्रीदिंग जब पूछी जाएगी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि गले से लेके पेट के नीचे तक जितने भी ऑर्गन्स हमारे होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस चीज़ को सब लोग याद रखिएगा कि 17th का आंसर क्या है? 17th का आंसर है डी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जिनका आंसर सी आ रहा था वो गलत है, जिनका आंसर डी आ रहा है वही सिर्फ सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी। ऑप्शन है ब्रेन, बी है स्पाइनल कॉर्ड, सी है सेक्शन है। मतलब जो काम हम लोग नहीं करना चाह रहे थे वो काम जब अपने से हो जाता है तो उस एक्शन को बुलाया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और उसके लिए बताया था बॉडी का कौन सा पार्ट काम करता है हमारा? तो ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी ने सही दिया है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, तो सबका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिल्कुल, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है ये। बॉक्स इनक्लोजिंग द ब्रेन, बॉक्स इनक्लोजिंग द ब्रेन इज कॉल्ड। वो कौन सा बॉक्स होता है जिसमें ब्रेन बंद होता है? जरा सब लोग इसको बताएं। द बॉक्स इनक्लोजिंग द ब्रेन इज कॉल्ड। वैसे सही है, इसका आंसर क्रेनियम भी हो सकता है, इसका आंसर स्कल भी हो सकता है, दोनों ही आंसर सही हैं। एक और चीज़ होती है, बॉक्स पूछा गया था तो इसमें ज़्यादा सटीक ऑप्शन क्या होता? तो बोनी बॉक्स नाम की एक चीज़ होती है बॉडी में, या स्कल में कह सकते हैं। तो बोनी बॉक्स, स्कल को हम लोग क्या कहते हैं? बोनी बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं, इसका नाम और क्या हो सकता है? बोनी बॉक्स भी हो सकता है। सही है, तो स्कल भी सही है, क्रेनियम भी सही है और बोनी बॉक्स भी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, द लोब्स पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल एंड ऑसिपिटल बिलोंग टू। ये किस चीज़ से बिलोंग करते हैं पूछा गया है? सेरिब्रम। बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सेरिब्रम एक ऐसी चीज़ है जिसके 4 लोब्स होते हैं, जिसके 4 लोब्स होते हैं, मैंने ही बताया था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिबेलम नहीं होगा, सेरिब्रम होगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। मैंने आपको बताया भी था कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। हिमितेश ने 4 ब्रेन लिखा और फिर डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं हिमितेश। ठीक है, बिलोंग टू सेरिब्रम, इसका आंसर क्या होगा? सेरिब्रम होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज, हमको लार्जेस्ट पार्ट सभी लोग ने वैसे आंसर सही दिया है। इसका लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इस चीज़ को सब लोग याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सेरिब्रम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल सा है, ये मैं कई बार बताता हूँ बच्चों को। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। यहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अ बॉडी होना चाहिए, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक ही मानिए इसको, नहीं तो क्वेश्चन बदल जाएगा। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है डैश इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी। बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहते हैं? तो आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कई बार बताया गया है। ठीक ठीक ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पीनियल ग्लैंड। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये किडनी की याद रखिएगा, फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। एक और क्वेश्चन सब लोग जल्दी से बताएं। किडनी में 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। बिल्कुल ठीक श्रुति, बहुत बढ़िया। तो इसका याद रखिएगा, 2 नाम होता है। एक हीमोडायलिसिस होती है, हीमो की स्पेलिंग HAEMO हीमो होती है। और पेरिटोनियल क्या होता है? पेरिटोनियल का नाम होता है पेरिटोनियल। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स आप लोग को याद रखने हैं कि हीमोडायलिसिस एक होती है और दूसरी डायलिसिस क्या होती है? वो होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इन दोनों डायलिसिस को याद रखिएगा। हमने उस चैप्टर में बताया भी है, आप लोगों को एक्सक्रीशन वाला चैप्टर देखेंगे जब आप, पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो शायद मिल जाए। ठीक है, तो उसमें ये दोनों टाइप के डायलिसिस आपको बताए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे पास। अगले क्वेश्चन बोला गया है पर्सन कंज्यूमिंग सी फूड। एक पर्सन है जो सी फूड खाता है, इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप डायबिटीज़। चला गया क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन फिर से आ गया है। डायबिटीज़ हो सकती है उसको, मतलब क्या नहीं होगा? लीस्ट लाइकली टू डेवलप मतलब उसमें से कौन सी बीमारी नहीं होगी पूछा है। तो आंसर आ रहा है बी सभी का। ठीक है ठीक है। तो देखिए सी फूड खा रहा है, सबका आंसर वैसे बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो सी फूड खा रहा है। अब सी फूड में सी में क्या पाया जाता है? सी के पानी में पाया जाता है NaCl, मतलब नमक पाया जाता है। और नमक क्या करता है? नमक हमारी बॉडी में आयोडीन की प्रॉब्लम को दूर करता है, मतलब आयोडीन को बढ़ाता है। आयोडीन की मात्रा को क्या कर देता है? इंक्रीज़ कर देता है। और आयोडीन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? तो आयोडीन सिक्रीट करती है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन जब ना हो, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सबका आंसर सही है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो हमारे पास एक बीमारी हो जाएगी जिसको क्या कहा जाएगा? गोइटर। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट पूछा गया है कि मतलब जो आदमी सी फूड खाता है उसको कौन सी बीमारी नहीं होगी। तो उसको कौन सी बीमारी नहीं होगी? तो आंसर हो जाएगा इसका गोइटर। तो सब लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोइटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन बोला गया है द सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड वॉलेंट्री एक्शंस, सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड वॉलेंट्री एक्शन इन द ब्रेन। तो याद रखिए इसका आंसर सेरिब्रम है, इसका आंसर डाइंसेफेलॉन नहीं है, इसका आंसर सेरिब्रम है। सिर्फ डाइंसेफेलॉन नहीं करता, पूरा सेरिब्रम हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जो भी इंटेलिजेंस होता है, उनको कंट्रोल करता हमारा सेरिब्रम है। डाइंसेफेलॉन अकेला नहीं करता, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको आपको बताना है। थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, या ऑल ऑफ अबव। क्या ऑप्शन इसका सही होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ऑल ऑफ अबव। तो सारी गतिविधियां, जितनी भी चीज़ें हैं, ये कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। जरा सब लोग जल्दी से बताएंगे कि थिंकिंग कौन कंट्रोल करता है? हम लोग जो सोचते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? इस चीज़ को सब लोग बताएं कि विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल थिंकिंग। थिंकिंग को कौन कंट्रोल करेगा? सोचने की क्षमता को थिंकिंग को कंट्रोल करता है हमारा सेरिब्रम। अभी हमने बताया था सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम क्या करता है? हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है। इसके बाद रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, जब आप देखेंगे हार्ट बीट को रेगुलेट कौन करता है, तो ये हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, तो ANS करता है। बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी का बैलेंस कौन मेंटेन करता है? तो बैलेंसिंग में हमारा कौन मदद करता है? तो ये हमारा लिटिल ब्रेन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम करता है इस चीज़ को मेंटेन या कंट्रोल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बतानी है ब्रेन की, क्या होती है? जल्दी से, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी सब लोग बता दें कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। हाँ ठीक है।
तो आंसर आ रहा है ए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन क्या होती है? न्यूरॉन होती है। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। और याद रखिएगा स्टडी ऑफ ब्रेन क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्रेन होता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रेन क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्रेन होता है न्यूरोलॉजी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं। इमरजेंसी हार्मोन इज, इसमें कौन सा ऐसा हार्मोन है विच इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोस्टैटिन? तो याद रखिए इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जो एड्रीनल ग्लैंड है, वो एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है? एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको कहते हैं एड्रेनलिन। ठीक है, तो एड्रेनलिन को क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। अब इस हार्मोन को एक और चीज़ दे सकते हैं, इसका एक और नाम होता है, इसको कहा जाता है 3F हार्मोन। 3F हार्मोन, ये कोई बता सकता है ये 3F का मतलब? चीज़ हो जाएगी फियर होता है, जब डर लगता है तब ये हार्मोन रिलीज होता है। दूसरा फ्लाइट, फ्लाइट मतलब जब कोई हवा की तरह तेज़ी से दौड़ रहा होता है। ठीक है, तो फ्लाइट हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा फाइट, फाइट मतलब लड़ाई के दौरान भी येलो हार्मोन सिक्रीट होता है। तो फियर, फ्लाइट और फाइट, ये याद रखिएगा कि ये 3F का मतलब यही होता है। हाँ, फुर्र हो जाना, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये एड्रेनलिन का आप लोग याद रखिएगा नाम। अच्छा, कोई बता सकता है एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर रखना है? कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं, मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई हैं। एक होता है ब्रेन, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला इसमें आ जाएगा ब्रेन। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। तो 2 चीज़ होती हैं, आप लोग याद रखिएगा, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किडनी है, ऐसे करके कुछ होती है किडनी, इस पर बहुत अच्छे से बना नहीं पाएंगे हम। तो किडनी के ऊपर जब आप देखेंगे तो कुछ टोपी टाइप की चीज़ होती है, हैट टाइप की चीज़ होती है, यही हमारी जो ग्लैंड होती है इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, और यहीं से क्या होती है? एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। हाँ, टॉप ऑफ 2 किडनीज, बिल्कुल ठीक है, टॉप ऑफ 2 किडनीज। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आर, आपको बताना है क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं और स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं। जल्द मैंने बताया था आप लोग को कि क्रेनियल याद रखिए, क्रेनियल सिर्फ हेड में ही देखा जाता है और स्पाइनल पूरी बॉडी में होती है। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स जब आप देखेंगे तो क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? क्रेनियल नर्व्स होती हैं कम, तो क्रेनियल नर्व्स हो जाएंगी 12, मतलब पेयर्स पूछा गया है इसमें, अगर आप देखेंगे तो इसमें पेयर्स पूछा गया है। और स्पाइनल नर्व्स देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? स्पाइनल नर्व्स हो जाएगी 31। तो ये हमारी 2 हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, कि क्रेनियल नर्व्स कितनी है, तो आपको याद रखना है कि 12 आर क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स पूछी जाएंगी कि हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स, पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर, तो आप कहेंगे 31। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। आखिरी क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। कोमा रिजल्ट्स ड्यू टू फेलियर ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन? जरा इस चीज़ को सब लोग जल्दी लिख के दिखाएं कि कोमा रिजल्ट्स ड्यू को बताया था। कोमा का काम क्या हो? कोमा कब आता है? कोमा तब आएगा, मतलब कोमा की स्टेट में बॉडी तब पहुंच जाएगी, पर्सन तब पहुंच जाएगा जब उसका थैलेमस क्या हो जाएगा? थैलेमस जब उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, थैलेमस जब उसका